स्वागत है आप सभी का मेरे आज की इस वीडियो में। आज की जो कहानी है वो तकरीबन आज से 5 साल पहले की है, यानी 2019 की ये कहानी है। आज की जो कहानी है ये संजय नाम के लड़के से शुरू होती है। संजय जो था वो बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करता था। उसके माता पिता जो थे वो भी बहुत गरीब थे और जब धीरे धीरे ये बड़ा होने लगा तो इसने कम उम्र में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी। संजय को लगता था कि मैं जो पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ जिसके कारण वो अपने माता पिता के लिए बोझ बनने लग गया है, इसलिए उसने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी और फिर वो अपनी नौकरी के लिए तलाश में चला गया जिससे कि वो अपने घर का खर्चा निकाल सके। संजय उत्तर प्रदेश के छोटे से शहर का रहने वाला था और संजोगवश उसे नौकरी भी मिल जाती है, लेकिन नौकरी कहाँ मिलती है? एक मुर्दा घर में। और वो भी जो नौकरी थी उसको नाइट शिफ्ट में मिलती है और जो काम था वो था चौकीदारी का काम था। बाद में तो उसके माता पिता ने भी संजय को समझाया कि बेटा संजय, ये जो काम है उसे छोड़ दे, दूसरा कोई काम ढूंढ ले, तुझे कहीं और काम मिल जाएगा, ये उनके माता पिता ने कहा। लेकिन जो संजय था वो थोड़ा समझदार था और वो इस बात को समझता था। तभी उसे लेकिन में ये चीज पता थी कि जो उसके माता पिता है उन्होंने बहुत ही कठिनाइयां काटी है उसके लिए। तो संजय बिल्कुल भी रिस्क लेना नहीं चाहता था और वो चाहता था कि कोई भी नौकरी मिल जाए, तो उसे छोड़ना नहीं चाहता था बिल्कुल भी। और संजय को जो तनख्वाह थी वो भी बहुत ही ठीक थी, जिससे कि वो अपने घर का खर्चा उठा सकता था। और संजय भी इस नौकरी के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उसे ये करना बहुत ही ज़रूरी था, तो वो हाँ कर देता है। संजय अपना पहले दिन पहुंचता है मुर्दा घर में, तो उसका जो लीडर होता है वो उसे समझाता है कि देख बेटा, हो सकता है कि यहाँ पे कुछ अजीब घटनाएं भी हो, मगर तुझे उससे डरना नहीं है। हो सकता है कि तुझे पूरे दिन या पूरी रात खुद अकेले ही काम करना हो उस नाइट शिफ्ट में। हो सकता है कि लाशों के अलावा यहाँ पे कोई भी ना रहे। और वो समझाता है कि अगर कुछ भी अंदर हो तो तुम्हें अंदर नहीं जाना, बाहर कुर्सी लगानी है और वहीं पे बैठ जाना है, और चाहे कुछ भी हो अंदर नहीं जाना है तो नहीं जाना है। वो इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से और काफ़ी देर तक उसे बताता है। तो संजय को ये जो बात होती है बहुत ही अजीब लगती है। उसे ये लगता है कि मैं चौकीदार हूँ और अंदर कुछ भी होगा और मैं ना जाऊँ, ऐसा कैसे हो सकता है। ये सोचने लगता है कि ये मुझे मना क्यों कर रहे हैं अंदर जाने से, जबकि अगर कुछ होता है तो मुझे जाना मेरा फर्ज बनता है। तो ये सवाल संजय अपने हेड से बोलता है, पर संजय का जो हेड था उसने सिर्फ यही कहा कि मैंने तुम्हें जितना कहा है तुम सिर्फ और सिर्फ उतना ही करो, मुझसे कोई भी सवाल जवाब मत करो, मैंने जितना कह दिया उतना कह दिया, वही करो। का हेड कहता है अभी तू चिंता मत कर, धीरे धीरे तुझे आगे सब समझ आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। तो वो बोलता है कि तू अपना काम शुरू तो कर, तुझे पता चल जाएगा। फिर संजय थोड़ा सोच में पड़ जाता है, लेकिन फिर संजय सोचता है कि चलो हाँ कर देता हूँ। तो वो रेडी हो जाता है, वो बोलता है ठीक है मैं तैयार हूँ। फिर संजय अंदर गया, अपने कपड़े जूते पहना और बैठ गया अपने काम के लिए। संजय का पहला दिन आराम से कट जाता है। कोई भी ऐसी घटना संजय को देखने को नहीं मिलती है और संजय अपना पहला दिन आराम से बिता देता है। संजय भी सोचता है कि जो हेड ने कहा ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। संजय सोचता है कि मैं तो खामा डर रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर संजय सोचता है हो सकता है कि वो सीनियर था, उसने बोल दिया हो समझाने के लिए। फिर संजय अपना घर चला गया। माता पिता भी बहुत खुश थे क्योंकि बेटी की नौकरी लग गई थी। संजय अपने माता पिता से बोलता है कि आप टेंशन मत लो, अच्छा काम है, कोई डरने वाला काम नहीं है। मैं तो अपना बाहर कुर्सी लगा के बैठता हूँ, अंदर कोई और लोग बैठते हैं और मैं तो उन लाशों को देखता तक नहीं हूँ, मैं तो अपना आराम से मजे से बैठता हूँ बाहर कुर्सी लगा के। संजय अपने माता पिता को समझाता है कि मैं तो अपना बाहर कुर्सी लगा के बैठता हूँ और सामने एक पार्क है जहाँ मुझे मज़ा आता है देखने में और कभी कभी मैं वहाँ घूमने भी निकल जाता हूँ, कोई चिंता वाली बात नहीं है, मेरा काम अच्छे से चल रहा है। और ये सुनने के बाद संजय के माता पिता की जो चिंता थी, जो टेंशन थी, वो बहुत ही कम हो गई। और धीरे धीरे ऐसा करते करते संजय के 5-6 महीने बीत गए और संजय ने काफ़ी ज़्यादा पैसे भी कमा लिए थे ठीक ठाक। और इनके पास भी कुछ सेविंग्स थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि लोगों के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, इनके पास कुछ पैसे थे। और संजय के जो पिताजी थे उनकी भी जॉब थी, अच्छी खासी थी पहले, पर उनके हो चुका था पैरालिसिस, जिस कारण वो काम नहीं कर पा रहे थे। पर इसके पापा को पैरालिसिस होने के कारण इसे कोई जॉब पे नहीं दे रहा था, जिस कारण इनके पापा की जॉब छूट गई थी। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि इनके पास पैसे नहीं थे, कुछ पैसे थे इनके पास जो इनके पिताजी ने इनके लिए कमाए थे। और धीरे धीरे करके संजय उस काम में लगन से काम करने लगा था और काफ़ी टाइम हो गया था, जिसके बाद उनके माता पिता ने सोचा क्यों ना संजय की शादी करा दी जाए। तो वो संजय के सामने बोलते हैं कि संजय बेटा आपको शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन संजय बोलता है कि माँ मैं इतनी तनख्वाह नहीं कमाता हूँ जिससे कि मैं शादी कर लूँ और उसका भी पेट पाल सकूँ। पर उसके माता पिता समझाते हैं कि जब तू छोटा था तो तेरे शादी हमने पहले ही फिक्स करवा दी थी, एक परिवार था छोटा सा, हमने शुरू में ही बात कर ली थी कि आप तुम्हारा जो रिश्ता है उसके साथ कराएंगे। वह बोलते तुम चिंता मत करो संजय, हम बात चलाते हैं,
हो जाएगी शादी। और संजय के माँ बाप लग जाते हैं संजय की शादी के लिए। शादी हो भी जाती है क्योंकि जो लड़की के परिवार थे वो भी गरीब थे और दोनों ही राजी हो जाते हैं शादी के लिए, तो संजय की शादी भी हो जाती है। और शादी हो जाने के बाद संजय का पहला महीना जो था शादी के बाद का वो काफ़ी अच्छा जाने लगा। फिर संजय सोचने लगा कि ये खर्चे हैं वो बढ़ गए हैं, क्योंकि शादी हो जाने के बाद पहले वो 3 थे अब 4 हो चुके हैं। फिर संजय नाइट शिफ्ट के साथ साथ मॉर्निंग शिफ्ट में भी काम करने लगा क्योंकि खर्चे बढ़ चुके थे और जो फैमिली का एक मेंबर था वो भी बढ़ चुका था। और संजय सिर्फ मैक्स टू मैक्स एक दिन में 2-3 घंटे ही सोता था और दोनों ही शिफ्ट में काम करने लगा था। और अपना संजय जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी काट रहा था। और शादी के करीब 11 या 12 महीने हो चुके थे और अब संजय की जो पत्नी थी उसकी प्रेगनेंसी का 9वां महीना आ चुका था। संजय को डर भी लग रहा था कि कहीं पत्नी को लेबर पेन ना हो जाए और उसको इस बात का भी डर बहुत ज़्यादा सता रहा था कि उसकी जो नौकरी है वो छूट ना जाए। संजय को ये डर हमेशा सताता रहा था क्योंकि उसके माता पिता अब काम करने के लायक नहीं थे और उसे ये भी डर था कि कहीं उसकी जॉब ना छूट जाए। और एक दिन जब संजय अपना जॉब के लिए निकला और काम वाम कर रहा था तभी उसके घर से कॉल आया कि कुछ होने वाला है। और उस समय तकरीबन रात के 3 या 3:30 बज रहे थे और संजय भागता हुआ अपने घर को गया और अपनी पत्नी को हॉस्पिटल लेके गया। और डॉक्टर्स ने भी कहा अभी एकदम से नहीं हो सकता, हो सकता है 3 दिन भी लग सकता है, ऐसा एकदम से बिल्कुल भी नहीं हो सकता, डॉक्टर संजय को बताते हैं। और संजय की जो वाइफ को जो लेबर पेन हुआ था वो ऐसा ज़रूरी नहीं था, वो पहले भी हो जाता है कभी कभी, पर ऐसा ज़रूरी नहीं था कि उसका होने वाला। लेकिन जो डेट थी वो बहुत ही नज़दीक आ चुकी थी। तो डॉक्टर उस संजय को समझाते कि जो आपकी वाइफ है उनको हॉस्पिटल में ही रखना पड़ेगा, ये बहुत ही ज़रूरी है। और संजय को भी ऐसा लगता है कि अब बहुत खर्चा होने वाला है, लेकिन संजय देख लेता है, बोलता है जैसे तैसे ही वो संजय भी अपना लग जाता है पैसे जुटाने में। और संजय डॉक्टर को बोलता है कि आप इलाज सही से करो, पैसे की चिंता मत करो। और संजय को इस बात का भी डर सता रहा था कि अगर ये हॉस्पिटल में भर्ती रह गई और इतने पैसे बन गए तो मैं उसे कैसे चुकाऊंगा। और संजय को इस बात का भी डर सता रहा था कि अगर मैं 2 दिन भी अपनी नौकरी पे नहीं जाता हूँ तो उसके पैसे कट जाते हैं। हाल ही में संजय की जो नौकरी थी उसकी पगार थोड़ी सी बढ़ाई गई थी और संजय को इसी बात का डर था कि कहीं उसे निकाल ना दे। फिर संजय अपने कज़न दीपेश से बात करता है। दीपेश जो था वो थोड़ा नीडर था, डेरिंगबाज था, वो कुछ भी नहीं कर रहा था फिलहाल, वो नॉर्मली घूमता फिरता था, ज़्यादा कुछ करता नहीं था, घर में बैठा रहता था। फिर संजय दीपेश को कॉल करता है जो कि उसी की कॉलोनी के आसपास ही रहता था। और संजय दीपेश को अपनी सारी बातें बताता है कि भाई ऐसी ऐसी बात है, सारी बात बताता है दीपेश को कि तेरी भाभी का जो लीवर पेन है वो आ चुका है। और संजय बोलता है कि अगर तेरी भाभी को बोला है कि 2-3 हफ्ते के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा और अगर मैं वहाँ जाता हूँ तो मेरी नौकरी छूट जाएगी और मेरी तनख्वाह भी कट जाएगी। फिर संजय बोलता है क्या जब तक मैं हॉस्पिटल में हूँ तब तक तो मेरी जगह काम कर सकता है। पर जो दीपेश था वो थोड़ा समझदार था, हालांकि वो घुमक्कड़ था, घूमने फिरने में ज़्यादा रहता था, लेकिन दीपेश जो था वो मान जाता है। दीपेश हाँ कर देता है हॉस्पिटल में संजय की जगह काम करने के लिए। पर संजय बोलता है क्या तुझे डर वर तो नहीं लगेगा ना, क्योंकि वो बिल्कुल ही वीरान होता है रात के समय और वो मुर्दा घर है। फिर दीपेश कहता है तू अपने हेड से बात करा दे, मैं बात करने के बाद मैं कर लूँगा। और संजय भी अपने हेड को ये सारी चीज़ें बताता है, जिसके बाद जो उसका हेड होता है, जिसके बाद संजय का हेड है वो उस बातों को समझता है और वो मान जाता है और वो दीपेश को कह देता है कि तुम यहाँ पे उसकी जगह कर सकते हो। और जो संजय का हेड होता है वो दीपेश को समय बता देता है कि दीपेश इस समय आना है आपको और इस समय आपको काम करना है। और संजय का जो हेड होता है वो भी दीपेश को सिर्फ और सिर्फ यही बात बताता है कि भाई रात के समय अंदर कुछ भी हो तुझे अंदर नहीं जाना है और तुझे बाहर कुर्सी लगा के बैठे रहना है जब तक सुबह ना हो जाए। पर दीपेश बोलता है कि क्यों, मैं तो चौकीदार हूँ, मुझे तो जाना चाहिए, ये मेरा फर्ज है। पर संजय का जो हेड होता है वो सिर्फ उसे यही बोलता है कि नहीं, तू 2-3 दिन के लिए आया, तुझे जितना मैंने कहा है सिर्फ और सिर्फ उतना ही कर। और संजय का जो हेड है वो सिर्फ उसे एक बार ये चीज़ खास तौर पर बताता है कि अगर तेरा कोई नाम भी पुकारे अंदर तो तुझे नहीं जाना है हर किसी भी हालत में, और ये चीज़ ध्यान से सुन ले, और तू अगर ज़्यादा तुझे आवाज़ लगाए तो तू अनसुना कर देना, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। और इतना कह के दीपेश का हेड वहाँ से चला जाता है। और जो दीपेश होता है वो सोच में पड़ जाता है, तो उसे ऐसा लगता है कि हो सकता है इसने पी रखा हो और पी पाके ये चीज़ें बोल रहा हो। दीपेश भी इस बात को गौर नहीं करता है और अपना छोड़ देता है, इग्नोर कर देता है, और वो अपने काम पे फोकस करने लगा। और वो भी बैठ गया, जैसे संजय अपना काम कर रहा था उसी तरीके से वो भी उसकी जगह पे वैसे ही काम करने लगता है। और वो अपने साथ एक मैगज़ीन लाया था, उसके साथ उस बैठ गया कुर्सी पे और पढ़ने लगा। और रात का समय भी हो जाता है, बहुत ही रात हो चुकी होती है, अंधेरा होने लगता है और करीबन रात के 12:30 बज चुके होते हैं।
और अपना दीपेश है वो बाहर कुर्सी लगा के बैठा रहता है। अचानक उसको एक आवाज़ आती है कि अंदर खटर पटर टाइप की कोई आवाज़ हो रही होती है और दीपेश को ऐसा लगता है कि अंदर कोई है जो चल रहा है, रेंग रहा है। मुर्दा घर में जो लाशें होती है वो बिल्कुल बॉक्स में पैक होती है, जैसे कि आपने फिल्मों में भी देखा होगा। तो सेम वैसा ही मुर्दा घर था वहाँ पे भी, और जो दीपेश था बाहर बैठा हुआ था। और तकरीबन 12:30 बजे के बीच वहाँ पे आवाज़ें आती हैं मुर्दा घर के अंदर, जैसे मानो कोई बॉक्सेस को खींच रहा हो, रेंग रहा हो, और खटर पटर टाइप की आवाज़ें आ रही होती है। और दीपेश भी आवाज़ लगा के बोलता, कौन है अंदर, कौन ही आवाज़ निकाल रहा है खटर पटर टाइप की। फिर कुछ ही देर बाद दीपेश को ये रियलाइज़ होता है कि अंदर तो कोई भी नहीं है और मैं अकेला हूँ। तो ये जो खटर पटर की आवाज़ें हैं ये कौन कर रहा है, क्योंकि मैं यहाँ अकेले बैठा हूँ और इस पूरे हॉस्पिटल के अंदर कोई भी नहीं है। फिर दीपेश थोड़ा अंदर की तरफ बढ़ने लगता है। फिर एकदम से उसको दिमाग में ये बात आती है कि संजय के हेड ने जो उसे समझाया था कि कुछ भी हो जाए अंदर नहीं जाना है। फिर संजय को याद आता है कि हो सकता है उसने पी रखी होगी इसलिए वो बोल रहा होगा, क्योंकि उसके साथ बहुत सारे कॉन्सिडेंस होना शुरू हो चुके थे कि समय हो चुका था रात के करीबन 12:30 बजे का। संजय 1-2 बार और बोलता है कि कौन है, ये कौन है जो खटर पटर की आवाज़ें कर रहा है, और उसके कुछ देर बाद वो आवाज़ें भी बंद हो जाती है। और दीपेश को ये लगता है कि हो सकता है मैंने हेड की बातों को ज़्यादा गौर से सुन लिया होगा, या फिर ये मेरा कोई दिमागी खेल होगा जिस वजह से वो चीज़ों को इग्नोर कर देता है। सोचता है कि हो सकता है ये कोई मजाक कर रहा हो मेरे साथ। जब अपनी कुर्सी पे बैठ जाता है और सोचता है कि जाने दो, जो हो रहा है होने दो, एक दिन वैसे भी बीत चुका है, बस 2 दिन बाकी हैं। और वापस से बैठ के अपनी मैगज़ीन पढ़ने लगा, और यही करीब तकरीबन 1 बजने वाले थे या उसके आसपास दीपेश को बहुत जोर की नींद आने लगी, बहुत ही गहरी नींद आने लगी। कि दीपेश को ये आदत बिल्कुल भी नहीं थी कि एक जगह बैठे रहना, चीज़ों को बस देखते रहना, क्योंकि उसने आज से पहले कोई काम नहीं किया था, तो बहुत ही दिक्कत आ रही थी, उसे नींद आने लगी थी कंटिन्यू। फिर दीपेश सोचने लगता है कि इस हॉस्पिटल में तो कोई भी नहीं है, तो मुझे कोई रोकेगा, टोकने वाला तो बिल्कुल है नहीं। तो सोचता है कि चलो क्यों ना एक झपकी मार लेता हूँ। वो अपने हाथ को अपने सर के ऊपर रख के कुर्सी पे बैठे बैठे सोने की कोशिश करने लगता है। पता ही नहीं चला कि कैसे 1 या 2 घंटे बीत गए। अचानक ही मुर्दा घर के अंदर से बहुत तेज आवाज़ आई और दीपेश अचानक से उठा और सोचने लगा कि ये आवाज़ कैसी आई। बिल्कुल धीरे से वो अपनी कुर्सी से उठा और उसे ये लगा क्या ये सपना था या सच्चाई थी। वो बिल्कुल कंफ्यूज हो चुका था, क्योंकि उससे आवाज़ बिल्कुल अंदर से आई थी और उसे पता था कि उसके अलावा इस पूरे हॉस्पिटल मुर्दा घर में कोई नहीं है। ये वापस से अंदर की तरफ जाने लगा और वापस से बोलने लगा, कौन है अंदर। और वापस से वही आवाज़ खट 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 आने लगी मुर्दा घर के अंदर से। आवाज़ बिल्कुल वैसे ही थी मानो कि कोई उन मुर्दा घर के जो बॉक्सेस होते हैं उनके बॉक्सेस को पकड़ के अंदर बाहर खींच रहा हो बड़ी तेज़ी से। और थोड़ी देर बाद ये आवाज़ बिल्कुल दोबारा आई और दीपेश उस टाइम पूरे होशो आवाज़ में था और उसे ये पूरा पता था कि अंदर कोई ना कोई तो है। और फिर दीपेश बिना कुछ सोचे समझे अंदर की तरफ घुस जाता है। अंदर बिल्कुल ही कांच का एक बड़ा सा गेट था, उसे दीपेश खोलता है और वो गेट खोलता है और वो देखता है कि बाहर की तरफ तो कोई भी बॉडी बाहर नहीं आ रही है, लेकिन एक अलग तरीके की स्मेल, अलग तरीके की बदबू अंदर पूरे मुर्दा घर में फैली हुई थी। और जो मुर्दा घर का जो कमरा था वो बिल्कुल ही अलग तरीके से ठंडा था और वहाँ की जो लाइट थी वो बहुत ज़्यादा डीप थी, बहुत ज़्यादा जल बन रही थी और बहुत ज़्यादा कम थी। वहाँ का जो नज़ारा था बहुत ही ज़्यादा डरावना था। ये समझ चुका था कि यहाँ से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। और ये जैसे ही वापस लौटने लगा, अचानक से एक बॉक्स में से बहुत तेज़ आवाज़ें आने लगी और दीपेश का ये क्लियर हो चुका था कि ये जो आवाज़ है इसी कमरे से आ रही है। ये मेरा जो वहम है वो बिल्कुल भी किसी तरीके का झूठा नहीं है, ये बिल्कुल ही सच है। और दीपेश बिना सोचे समझे वहाँ जाता है और उस बॉक्स को खोलने लगता है। और जब दीपेश उस बॉक्स को खोलता है तो उसे दिखाई देता है कि उस बॉक्स के अंदर तो कुछ भी नहीं था। और दीपेश को लगता है कि नहीं, इस बॉक्स से आवाज़ नहीं आई थी और उस बॉक्स को वो वापस से अंदर बंद करने लगता है। और अचानक बगल वाले बॉक्स में तेज से खटखट खटखट वाली आवाज़ शुरू हो जाती है। और जो दीपेश था वो बहुत ज़्यादा डर चुका था, क्योंकि उसके जस्ट बगल वाले बॉक्स से एकदम से आवाज़ आने लगना शुरू हो गई थी। दीपेश सोचने लगता है कि यहाँ मेरे अलावा तो कोई नहीं था और यहाँ एकदम से आवाज़ें कैसे आने लगी। दीपेश बगल वाले बॉक्स को पास जाता है, क्योंकि वो जो आवाज़ कर रही थी उसी से आवाज़ आ रही थी। और दीपेश बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और वो
अपने कांपते हुए हाथों से उस बॉक्स को खोलता है। बहुत ही ज़्यादा दीपेश उस समय डरा होता है और खोलते ही और दीपेश क्या देख पाता है कि उस बॉक्स के अंदर एक आदमी था, मोटा सा, बड़ी बड़ी आंखें करके वो दीपेश को देख रहा है। और दीपेश बहुत ज़्यादा डर चुका होता है। उसे ये लगता है ये मर कर भी नहीं मरा और फटाक से उस बॉक्स को बंद करता है और भागने लगता है गेट की तरफ। पर संजोगवश होता क्या है, वो जो गेट है वो लॉक हो जाता है और वो सोच में पड़ जाता है कि ये जो कांच का दरवाज़ा है वो कैसे लॉक हो गया। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है कि खोलो खोलो खोलो, मारने लगता है गेट पे और बहुत कोशिशें करने लगता है, रोने लगता है, कांपने लगता है, चिल्लाने लगता है कि मुझे बचाओ बचाओ बचाओ, ये लोग मुझे मार देंगे मार देंगे। पर जो गेट है वो नहीं खुलता, जबकि कुछ और हो जाता है। होता क्या है, अंदर जितने भी मुर्दाघर थे उन सभी के गेट अंदर बाहर तेज सारे के सारे गेट करने लगे कि सारे गेट सारे मुर्दाओं में जान आ गई हो। सारे के सारे बॉक्स अंदर बाहर होने लग गए। तेज कट आवाज़ आना शुरू हो गई। इसको डर भी लग रहा था, पर ये देखना भी चाहता था कि क्या हो रहा है असल में। और ये दौड़ते हुए अंदर जाता है और अंदर का जो नज़ारा था वो सचमुच में बहुत ज़्यादा खतरनाक था। अंदर सारे के सारे बॉक्सेस एक साथ अंदर हो रहे हैं और एक साथ बाहर हो रहे थे। ये नज़ारा देख के वो लिटरली कांप उठता है अंदर से। और इसके कुछ सेकंड बाद अजीब सी तेज की रोने की आवाज़ सुनाई दी और उसके कानों में वो आवाज़ इतनी तेज गई कि वो वहीं पे बेहोश हो गया। वो डर गया था क्योंकि इतने कम समय में इतनी सारी चीज़ें एक साथ होने लगी, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा डर गया था और डर के मारे वहीं पे बेहोश हो गया। और लिटरली उसकी जगह कोई भी होता तो उसके साथ भी यही होता, वो भी बेहोश हो जाता डर के मारे, क्योंकि जो मंजर रहा था वो बहुत ज़्यादा खतरनाक था। और रात का समय भी बीत गया था और सुबह के करीब 5 बजे उसके कंधों के पास कोई ऐसे ऐसे हिला रहा होता है कि दीपेश उठो, दीपेश उठो, और उसको उठाने की कोशिश करता है। और जब दीपेश की आंखें खुलती है तो उसके सामने उसका कज़न भाई संजय मिलता है, जो उसको बोल रहा होता है बधाई हो भाई, तू चाचा बन गया। पर जो दीपेश होता है उसने संजय के सामने उस समय कोई रिएक्ट नहीं किया। वो बोलता है वाह यार, ये तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि दीपेश को ये दिखाता था, दीपेश को ये लगता था कि मैं बहुत हिम्मत वाला हूँ और दुनिया को भी यही दिखाता था कि मैं किसी से नहीं डरता। और दीपेश इस बात को नहीं बताता है और संजय को भी यही लगता है कि अरे वाह यार, दीपेश इतने टाइम तक रुक गया, हो सकता है ये सो रहा हो, फिर संजय को ये लगता है। और संजय ने भी नॉर्मल ही रिएक्ट किया। धीरे धीरे समय बीतता गया। 1 महीने गुजरे, 1 साल गुजरा और 1 साल बाद जब संजय के बेटे का जन्मदिन था, फिर दीपेश और संजय साथ में बैठ के बात कर रहे होते हैं। उस समय भी दीपेश बताता नहीं है कि क्या हुआ था। दीपेश जानने की बहुत ही कोशिश कर रहा था कि उस समय हुआ क्या था और वहाँ पे क्या राज था। और दीपेश बातों बातों में संजय से इस बारे में जानना चाहता था और वो बातों बातों में इस चीज़ को पूछ रहा था। और संजय भी बताता है कि मुझे भी हेड ने यही कहा था कि अंदर बिल्कुल भी मत जाना, और मेरे साथ वो हुआ था कि जो तो भी नहीं सो सकता, क्योंकि संजय को ऐसा लगता था साथ कुछ भी नहीं हुआ। और संजय उसे बताता है कि मैं भी एक बार अंदर गया था और मैंने भी मुर्दों को उठते हुए देखा था और मैं भी अपने दिमाग का संतुलन खोते खोते बचा था। और इतना बताने के बाद संजय भी बोलता है कि दीपेश, कहीं तूने भी तो कुछ वहाँ देखा तो नहीं था? तो संजय यही बोलता है कि उस दिन तू कहीं बेहोश तो नहीं हो गया था डर के मारे? मगर दीपेश क्योंकि दुनिया की नज़रों में ये दिखाता था कि मैं बिल्कुल भी नहीं डरता, और उसने ये बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इस भी हंसते हुए ये बोलता है कि भाई मैं तो अंदर सो गया था, क्योंकि अंदर बहुत ठंडक थी और ठंडा ठंडा लग रहा था, जिस वजह से मैं अंदर जाके सो गया था। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और ना दीपेश ने उसे बताया और ना संजय ने कभी उस बारे में जानने की कोशिश की। कैसा लगा आप सभी को मेरा आज का ये वीडियो? आशा करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।